नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम यूपीएससी से रिलेटेड और स्टेट पीएससी या कोई अदर एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल में या कहीं सेंट्रल लेवल में कंडक्ट कराया जाता है, जहां पर डिमांड पड़ती है पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर की, हम उसको लेकर आते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ अपने इस लेक्चर में या जो भी लेक्चर आज तक लेकर आया हूँ उन लेक्चर में ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना अच्छे से अच्छा यानी कि जो भी फीडबैक है वो दे सकूँ आप लोगों को। जो पढ़ाने का पर्पज़ यहाँ पर होता है कि मैं अच्छा कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए और अच्छे से उसे डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे कोई गलती रह जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा हर लेक्चर में जैसे एक मैं रिक्वेस्ट रखता हूँ, वो रिक्वेस्ट ये है, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और एट द लास्ट जितना हो सके अगर कोई फ्रेंड सर्कल में आपके है जो तैयारी कर रहा है उसको शेयर करिए। ये वीडियो वो देखे तो उससे पता चले कि एक्चुअल में हम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। समय ना बर्बाद करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लेकर बात करने वाला है कि आखिरकार प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैसी होती है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जो हमारी राष्ट्रपति यानी कि शासन व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार राष्ट्रपति जिसमें यानी कि पूरा शासन यानी कि हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, उसकी बात करेंगे। इन अ पार्टिकुलरली केस अगर हम देखना चाहें तो हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें अगर बोलना चाहूँ कि हमारे इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उसकी तरह ना लेकर हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो अमेरिका के अंदर और अदर यानी कि जैसे स्टेट हो गया हमारा रसिया, उसमें भी यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द यानी कि गवर्नमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ यानी कि मोनार्की टाइप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डायरेक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रेसिडेंट यानी कि अच्छे से फॉलो करके चलता है रूल एंड रेगुलेशन को। वहाँ पर कभी कभी ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक आदमी की सरकार चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जनतंत्र की बात करेंगे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में हम लोग यूएसए की बात करेंगे। यूएसए इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द केस ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इस लेक्चर में हम लोग उसी को पार्टिकुलरली लेकर चलेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसके कुछ यानी कि अजम्पशंस हैं, उसके कुछ यानी कि फीचर्स हैं, उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे पार्ट फर्स्ट है वो बोल रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जबकि इन द केस ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या एक ही बंदा यानी कि दोनों चीजों का हेड है, प्रेसिडेंट यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑक्युपाइज द सेरेमोनियल पोजीशन, यानी कि एक अच्छी खासी उसकी पोजीशन होती है। सेरेमोनियल मतलब यानी कि कहते हैं सेरेमनी मनाई जा रही है, तो एक यानी कि विश्वसनीय उसका यानी कि पोजीशन होती है यानी कि स्टेट के अंदर। एज हेड ऑफ द यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का हेड होने के कारण वो यानी कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को यानी कि इंप्लीमेंट करके चलता है। क्या करता है, मतलब जितने भी कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उनको इंप्लीमेंट करके वो चलता है। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वहां पर, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, यानी कि हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट को यानी कि इलेक्ट किया जाता है, सिमिलरली वहां पर भी इलेक्ट किया जाता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, वो वोट देने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। वो कैसे होता है, वहां पर एक एक वोट से यानी कि देखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, एमपीज आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उनका वोटिंग राज्यसभा और लोकसभा में उसका कुछ देख के होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, परसेंटेज देखा जाता है कि पर स्टेट का कितना है। यहाँ पर क्या होता है, एक वोट से भी यानी कि इनके यहाँ थोड़ा डिसबैलेंस होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है हमारे यहाँ से, इसीलिए थोड़ा अमेरिकन सिस्टम जो है हमारे यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है। तो वहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके द्वारा यानी कि जिसका फिक्स टेन्योर होता है 4 ईयर का, और उसमें उसके द्वारा यानी कि चुनित किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट का, ठीक है। He cannot be removed by the Congress except by impeachment for the grave unconstitutional act। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर मैं बात करूँ यानी कि प्रेसिडेंट की, तो जो प्रेसिडेंट है उसको यानी कि ऐसे नहीं हटाया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ये एक्सेप्ट यानी कि इसको ना रखते हुए अगर देखा जाए, अगर इम्पीचमेंट को ना रखा जाए तो इसको हटाया नहीं जा सकता। खाली इम्पीचमेंट ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यानी कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अगर सीधा हिंदी में बोलना चाहूँ तो ऐसे में बोलूँगा कि राष्ट्रपति को निर्वाचन व्यवस्था के तहत 4 वर्ष के यानी कि निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। ये बात समझ गए आप लोग। दूसरी बात यह है कि उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त
यानी कि अगर उसे यानी कि दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे हटाया नहीं जा सकता, अगर दोषी पाया जाता है तो उसे यानी कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ गए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तरह, यानी कि अगर उसे देखा जाता है कि उसके पीछे यानी कि अगर इम्पीचमेंट लगाया जाएगा तो उसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, असंवैधानिक तरीके से कोई काम किया है। जैसे यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे के लिए किसी एक स्टेट को यानी कि मतलब यानी कहा था कि मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा, ऐसा बोला था, तो उस बात पर लेकर यानी कि उनके पीछे इम्पीचमेंट लगाया गया। और यूएसए के प्रेसिडेंशियल अगर लिस्ट में देखा जाए तो यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पर्सन थे जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया गया था। ये बात समझ, थोड़ा बात सुनिएगा, इसीलिए जो बाइडेन यानी कि गवर्नमेंट में अच्छी तरीके से आ पाए थे। इम्पीचमेंट का इतना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा कि उनको दोबारा यानी कि गवर्नमेंट में आना थोड़ा मुश्किल पड़ गया। प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ द कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। कहने का मतलब यहाँ किचन कैबिनेट, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको एक छोटी सी यानी कि एक बॉडी मतलब बनाकर दी जाती है, मतलब एक कुछ लोगों की एक असेंबली या कुछ लोगों की एक टीम बनाकर दी जाती है जिसको बोला जाता है किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन मतलब एक छोटी सी सभा, उसको मतलब उनके सेंस में अगर बोला जाए तो एक छोटी सी सभा बोलेंगे हम लोग। इट इज ओनली एडवाइजरी बॉडी, यानी कि ऐसे सलाह देने के लिए एक बॉडी होती है, यानी कि बॉडी देखो पढ़े लिखे हो, बॉडी इन द सेंस यानी कि फिजिकल बॉडी मत लेकर चलना, बॉडी मतलब एक होता है एक निकाय। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी होती है एंड कंसिस्ट ऑफ द नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं जो कोई भी यानी कि इलेक्टेड सेक्रेटरीज नहीं होता। जैसे हमारे इंडिया में भी यानी कि प्रेसिडेंट को यानी कि सेक्रेटरी की जरूरत पड़ती है और वो उनको सलाहकार के तौर पर नियुक्त होते हैं, जिन्हें हम लोग सचिव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्टेड यानी कि इलेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करने के बाद आप डीएम या एसडीएम आईआरएस जो भी बनते हैं, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या जो भी सेक्रेटरी का पद जो मिलता है वो इसी केस में आते हैं। यानी कि उनकी एक सभा यानी कि एक टीम बनाई जाती है और प्राइम मिनिस्टर या और यानी कि जो प्रेसिडेंट है या मतलब गवर्नर है उनको यानी कि हेड करने के लिए एक्चुअल में ये बॉडी बनाई जाती है कि उनको यानी कि सलाह दें आप इस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि नेता को यानी कि ज़्यादा नॉलेज नहीं होती देश के बारे में, लेकिन आपने लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ रखा है आपने, यानी कि पूरी देखो यूपीएससी के दौरान आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोग इंटरनेशनल पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, आप लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, आप लोग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे डिसीजन लेना है इन फ्यूचर में। आप लोग यानी कि ज्योग्राफी पढ़ेंगे, देश की यानी कि आर्थिक व्यवस्था अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में कहाँ की यानी कि क्लाइमेट कैसी है और कहाँ की वेदर क्लाइमेट कैसा है, कहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहाँ का टेम्परेचर कम है, कहाँ की यानी कि फसल कौन सी अच्छी है, कहाँ की कौन सी बेकार है, किस समय पर हमें कौन सी फसल को यानी कि आगे बढ़ावा देना चाहिए। ये सभी चीज़ें कौन लेकर चलता है, ये सभी चीज़ें हमारे सेक्रेटरीज यानी कि उनको सलाह देते हैं और उसके बेस पर यानी कि प्रेसिडेंट यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस बातों को रखते हैं और उस लॉ को यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि वो एग्जीक्यूट भी करते हैं, उन लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन लॉ को यानी कि लगा के चलते हैं। तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी जहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ। इसीलिए सभी सब्जेक्ट आपको इसलिए पढ़ाए जाते हैं, ये मत सोच लेना कि आपका सिलेबस ये आपसे आगे काम लिया जाएगा इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, वरना एक छोटा सा सब्जेक्ट लेकर आपको यानी कि टेस्ट देकर यानी कि आपको डीएम वगैरह बनाया जा सकता था। लेकिन इनकी बहुत ब्रॉड केस पर यानी कि स्टडी होनी चाहिए, आपकी वैसा नॉलेज होना चाहिए, उस तरीके का आप सोचना आना चाहिए, तभी ये चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। ये बात दिमाग में रखना। दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम। देखिए ये जितने भी यानी कि ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये सेलेक्ट किए जाते हैं एंड अपॉइंट किए जाते हैं यानी कि अपॉइंट किए जाते हैं उसके द्वारा। ठीक है, जो यानी कि प्रेसिडेंट है वो चाहता है कि मैं इस टाइप का सलाहकार लेना पसंद करूंगा। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम, वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम, उसी उसके द्वारा किसी भी समय किसी भी जगह, ठीक है, एनी टाइम एनी वेयर उसके द्वारा सस्पेंड यानी कि रिमूव किए जा सकते हैं कि अब मैं अपनी टीम में तुम्हें रखना पसंद नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी सलाह लेना पसंद नहीं करता हूँ, तो उसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो मैं अगर बोलूँ इसको केस में तो राष्ट्रपति यानी कि कैबिनेट या छोटी इकाई यानी कि किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। ये बात समझ गए आप लोग। उसके बाद केवल यानी कि परामर्श शास्त्री इकाई होती है, इसे यानी जो मैं अभी बता रहा था परामर्श देने के लिए ही खाली होती है इकाई। दूसरी बात यह है इसमें यानी कि गैर निर्वाचित विभाग यानी कि सचिव होते हैं, इसका चयन एवं यानी कि जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये केवल उसके उत्तरदायी होते हैं यानी कि और उसी के द्वारा किसी भी समय पर हटाया जा सकता है। ये मैंने तुम्हें बताया, सब चीज़ें समझ में आ गई। अब बात आ रही है यहाँ पर डी पार्ट की। प्रेसिडेंट एंड इट्स हिज सेक्रेटरी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट, दे नाइदर पॉसेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस एंड
नॉर अटेंड एनी सेशन। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति और जो उसके सचिव, जो यानी कि उसके जो कैबिनेट में थे, अभी मैं तुम्हें बता रहा था ना, सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी उत्तरदायी उनका दिखाना नहीं होगा उनको। वे ना तो यानी कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, मतलब कांग्रेस वहां पर क्या है, कोई यानी कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, पार्टी नहीं है, कोई पार्टी विशेष। कांग्रेस वहां की पार्लियामेंट है, यानी कि जो हमारे यहाँ की संसद है, ठीक है, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, संसद पार्लियामेंट है, ठीक है, वो वहां पर कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस वहां पर जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा है, इस तरीके से वहां पर लोअर हाउस एंड द अपर हाउस, दो प्रकार की बॉडीज हैं, दो प्रकार की क्या है, बॉडीज हैं। बात समझ आ गई होगी। तो ये सभी क्या होते हैं उसमें, यानी कि सदस्यता यानी कि जो है ना तो यानी कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और ना ही उसके यानी कि उसके अंदर भाग यानी कि लेते हैं सत्र के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगला क्या है, ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो राष्ट्रपति जो हाउस ऑफ द यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब उसको यानी कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर यानी कि लोअर हाउस मतलब लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अधिकार नहीं है उसके पास। The doctrine of the separation of the powers is the basis of the American presidential system. The legislative, executive, and the judicial power of the government are separated and vested in three independent organs of the government. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति और उस एक मिनट, हाँ, मैं अभी किसकी बात कर रहा था, हाँ, जो यानी कि जैसे अगर बताया जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ द सेपरेशन ऑफ द पावर, तो मतलब इसका ये हुआ कि शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत है, इज द बेसिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये अमेरिकी जो राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था का आधार है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड एंड वेस्टेड इन थ्री इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर मैं सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ, मैं ये बोलूंगा, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव एंड यानी कि जो लेजिस्लेटिव है एंड द जुडिशियल पावर है, वो कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंट आपको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जुडिशरी हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनमें क्या है, तीनों ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तीनों ही इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये तीनों ही यानी कि अलग अलग तरीके से अपना पार्ट अदा करते हैं, मतलब रोल अदा करते हैं। तो इसमें बोलना चाहे सरकार और विधायी यानी कि सरकार की जो विधायी और कार्यकारी एवं न्यायिक यानी कि जो शक्तियों की तीन स्वतंत्र इकाइयों में विभाजन का विस्तृत यानी कि जो विभाजित किया गया है, और उन्होंने विस्तृत तरीके से काम बताया गया कि ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है, ये तुम्हें काम करना है, तुम किसी इसके में दखलंदाजी नहीं करोगे, तुम इसके में दखलंदाजी नहीं करोगे, और तुम इसके में दखलंदाजी नहीं करोगे। अब बात करेंगे यानी कि पार्लियामेंट। देखो अभी हमने पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझा, इससे पहले लेक्चर जो हमारा था उसमें मैंने यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स को बताया था। अब हमारी बात आती है, हमारा चैप्टर का नाम ही है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसमें हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम की यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बात करेंगे। लेक्चर ज्यादा ना पड़ा हो तो खाली मैं मेरिट्स को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुछ मेरिट इस तरीके से हैं, जैसे मैं बताऊं यहाँ पर कि हार्मोनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। मतलब इसका ये हुआ, एक मिनट हाँ, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। हार्मनी मतलब कहते हैं सामंजस्य, मतलब कहते नहीं, बड़ा भाई का ट्रैक्टर हो चाहे छोटा भाई का ट्रैक्टर हो, दोनों भाई आराम से अपना खेत जोत रहे हैं, तो मतलब उनके बीच में क्या है, हार्मनी है, मतलब सामंजस्य है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर अगर बात करूं मैं, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट ensure the harmonious relationship and the cooperation between the legislative and executive organs of the government। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा यानी कि लाभ यहाँ है हमारे भारत में, कि भारत में क्या और भी जैसे कनाडा वगैरह और जापान में भी नहीं, जापान में तो हाँ जापान में भी ठीक है, और ब्रिटिश में भी, उसका ये यानी कि बड़ा सबसे बड़ा लाभ है या सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग या सरकारी संबंधों में सुनिश्चित करता है। मतलब इनके बीच में अगर देखा जाए तो इनकी जो यानी कि कॉपरेशन मतलब ये होता है कि सहयोग करके चलेगा, किस किस को, कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक दूसरे को सहयोग करके चलेंगे गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या बात हो रही है, उसके बाद ये बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि
एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, एंड बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे अगर देखा जाए कि तुम लड़खड़ा है तो मैं पकड़ लूंगा, मैं लड़खड़ा हूं तो तुम पकड़ लेना, मतलब सिंपल ये हुआ कि भाई भाई तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, अगर तू गिरेगा या तुझ पर कोई विपत्ति है तो मैं झेल लूंगा, और मेरे पे विपत्ति आए तो तू झेल लेना, मतलब सिंपल हुआ कि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कोई यानी कि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता इस तरीके से। तो ये बात थी मैंने बताई। अब बात आ रही है इंटरडिपेंडेंट एट वर्क, ठीक है, यानी कोई भी काम करेंगे तो इंटरडिपेंडेंटली तरीके से करेंगे। एज ए रिजल्ट देयर इज ए लेस स्कोप फॉर द डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू ऑर्गन्स। इसी तरीके से अगर लास्ट में अगर बोलना चाहूं तो ये बोलूंगा कि इनके बीच में परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो इनके अंगों के बीच में बहुत कम विवाद होने के अवसर होते हैं, मतलब बहुत कम विवाद होंगे, यानी कि ज्यादा विवाद नहीं होंगे। विवाद मतलब झगड़ा वगड़ा यार ठीक है। अगला क्या, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आखिरकार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। बाय इट्स वेरी नेचर, मतलब अपनी यानी कि प्रकृति के अनुरूप जो संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है, सिंपल तरीके से। तो बाय इट्स वेरी नेचर मतलब अपनी प्रकृति के कारण, ठीक है, अपनी प्रकृति के अनुरूप पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है एक रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी सरकार का गठन करती है, ठीक है। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी जितने भी मिनिस्टर्स हैं यानी कि जितने भी मंत्री हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, फॉर ऑल देयर एक्ट एंड ओमिशन एंड कमीशन। कहने का मतलब यहां पर यह है कि मंत्री और अपने मूल अधिकार के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरी बात यह है कि संसद कामा जितने भी हमारे जो मंत्री हैं विभिन्न तरीकों के जैसे यानी कि प्रश्नकाल, ठीक है, पर चर्चा करना या यानी कि प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव आदि जितने यानी कि माध्यम में यानी कि नियंत्रण रखती है। इस यानी कि मैं अगर बोलूं कि जो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उनके एक्ट के लिए, ओमिशन के जितना भी कमीशन, कोई भी कमीशन लाते हैं, ठीक है, कहते नहीं है इस सरकारी या कमीशन इस टाइप का कमीशन आता है, तो ऐसे कोई भी कमीशन लाने के लिए पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस यानी कि वेरियस डिवाइस लाइक, यानी कि जैसे मैं अगर बात बोलूँ यहाँ पर जो यानी कि संसद मंत्रियों एवं विभिन्न यानी कि यहाँ पर बोल रही है कि पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मिनिस्टर्स, यानी कि पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करके चलती है ओवर जितने भी उसके मिनिस्टर्स हैं, और थ्रू द वेरियस डिवाइसेस। जैसे अगर बात करूं उनको एक क्या मिलता है, क्वेश्चन और, यानी कि उसमें कोई चीज डिस्कस करते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं किसी बात पर। एडजॉर्नमेंट मेंशन मतलब यानी कि प्रश्नकाल या चर्चा का विषय कोई भी है, या यानी कि स्थगन प्रस्ताव, यानी कि जहां पर यानी कि एडजॉर्नमेंट यानी कि मेंशन कर दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि कोई ऐसा चीज जहां पर यानी कि हम ये देख सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव, मतलब यानी कि सिंपल ये हुआ कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप लेकर चल पा रहे हो या नहीं। ये सभी चीजें इस चीज़ों पर मेंशन की गई है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अगर ये चीज़ें होती हैं तो इस पर यानी कि आपको एक्ट लेना पड़ेगा या आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या होता है कि प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, इसका मतलब ये होता है कि निरंकुशता का विरोध। प्रिवेंट्स मतलब विरोध करना और डेस्पोटिज्म मतलब निरंकुशता। तो अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये इस व्यवस्था के तहत अगर जो यानी कि कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है, ना कि एक यानी कि व्यक्ति में। सिंपल तरीका है, अंडर दिस सिस्टम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ ग्रुप, यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, कोई अकेला आदमी नहीं चला रहा उसे, वो एक ग्रुप के अंदर है, ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, काउंसिल ऑफ द जिसको मिनिस्टर बोलते हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन, यानी कि एक पर्सन के अंतर्गत नहीं है। दिस डिस्पर्सल ऑफ द अथॉरिटी चेक द डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी यह प्राकृतिक जो व्यवस्था है कार्यपालिका की निरंकुश प्रकृति को रोक लगाती है। यहाँ पर मैं अगर बोलना चाहूँ कि दिस डिस्पर्सल ऑफ द अथॉरिटी चेक द डिक्टेटोरियल, ठीक है, डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जितनी भी एग्जीक्यूटिव्स की यानी कि जो डिक्टेटोरियल टाइप की यानी कि जो टेंडेंसीज है उनको यानी कि चेक करता है, उसको यानी कि विचार करता है, उस पर विमर्श करता है। मोर ओवर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि अर्थात अगर देखा जाए कार्यकारिणी संसद के उत्तरदायी और उसमें जो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटाया जा सकता है, सिंपल तरीका। मोर ओवर, हालांकि जो हमारी यानी कि एग्जीक्यूटिव है इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, और ये भी कह सकता है एंड कैन बी रिमूव बाय द नो कॉन्फिडेंस, उसे यानी कि रिमूव कर सकती है बाय नो कॉन्फिडेंस। उसमें यानी जब देखा जाए कि ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन करके उसे यानी कि रिमूव किया जा सकता है। रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, सिंपल तरीका, इन केस ऑफ द रूलिंग पार्टी लूजेस इट्स मेजोरिटी द हेड ऑफ द स्टेट कैन इनवाइट द अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपको देखा जाए जो रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी है, इस वक्त अगर देखा जाए वो अपनी मेजोरिटी को यानी कि लॉस कर रही है, तो मेजोरिटी मतलब सभी स्टेट में अपने एमपी को यानी कि विखंडित मान रही है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारा प्रेसिडेंट, वो अपोजिशन के पार्टी के लीडर को बोलेगा भैया आओ और अपनी पार्टी के अंदर यानी कि जो कोलिजन करके अपना तुम यानी गठबंधन करके अपनी यानी कि जो भी है गठबंधन या जिस तरीके से अपने यानी कि सरकार बनाओ। दिस मीन्स अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फ्रेश इलेक्शन। तो ये बताया गया कि इसका मतलब यह है कि बिना इलेक्शन के भी अगर समय काल नहीं पूरा हुआ है तो यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपोजिशन के लीडर को यानी कि प्रेसिडेंट बना सकता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। इसीलिए डॉक्टर यानी कि जो जेनिंग ने कहा था कि जो यानी कि अपोजिशन का लीडर है उसे अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी बोला जा सकता है। जैसे इस वक्त में अपोजिशन में देखा जाए तो राहुल गांधी को अल्टरनेटिव यानी कि एक प्राइम मिनिस्टर बोला जा सकता है। अगर मान लो मेजोरिटी में वही है अपोजिशन में, अगर मान लो संसद में अगर बीजेपी गवर्नमेंट अपना यानी कि कॉन्फिडेंस लूज करती है, ठीक है, यानी कि उसकी रूलिंग पार्टी जो मेजोरिटी में नहीं हो पाती है, तो एज ए अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब यानी कि ये सब कुछ देखने को मिलता है तब। वाइड रिप्रेजेंटेशन मतलब व्यापक प्रतिनिधित्व। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स। मैंने कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें यानी कि हमें क्या देखने को मिलता है, एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स, जिसमें मिनिस्टर्स हु आर यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स, यानी कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सभी लोगों के यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब हम लोगों ने क्या किया, जिले के स्तर पर एक यानी कि एमपी को यानी कि सेलेक्ट करके या इलेक्ट करके उसे यानी कि वहां पर भेज दिया संसद में, और वो सब क्या करता है, उन सभी का यानी कि उनका सभी का जो यानी कि विचारधारा, सभी लोगों की विचारधारा या सभी लोगों का जो एक आस है कि इस क्षेत्र में इस तरीके का विकास होना चाहिए, वो वहां पर यानी कि रखता है। हेंस इट इज पॉसिबल, इसलिए इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द ऑल द सेक्शंस ऑफ द एंड रीजन्स इन द गवर्नमेंट। कहने का मतलब इससे ये पता चलता है कि जो यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से अगर आदमी चुनकर गया है वहां पर, तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो है हर एक सेक्शन, हर एक रीजन को यानी कि वहां पर रिप्रेजेंट कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स कैन टेक दिस फैक्टर इनटू द कंसिडरेशन, यानी कि जब प्राइम मिनिस्टर है द प्राइम मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग, यानी कि जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को यानी कि सेलेक्ट करता है, कैन टेक दिस फैक्टर, वो एक यानी कि इस फैक्टर को अपनी कंसिडरेशन, अपनी यानी कि जागरूकता के लिए ले सकता है अपने दिमाग में कि कौन सा मिनिस्टर कहां से आया है। ये बात समझ गए आप लोग? तो ये सभी चीजें मैंने इसके बारे में बताई कि आखिरकार कौन सा यानी कि क्या 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 मेरिट थी हमारे यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की। अब जो डिमेरिट्स हैं उनको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है तो आप लोगों को बोरिंग महसूस होने लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि छोटा लेक्चर, छोटा कहते हैं छोटा पटाखा कमाल का पटाखा, तो छोटा ही ठीक है, बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।